सिनेमा हॉल प्रेजेंट्स मदर, एक डायन और उसके बेटे की कहानी। चूहे और उसकी लापरवाह माँ आकीको की कहानी। आकीको डिवोर्स्ड है। चूहे के पिता उसे मिलने कभी नहीं आते, लेकिन हर महीने आकीको को खर्चे के लिए 50,000 येन भेजते हैं। उस पैसे को बर्बाद करने के अलावा आकीको और कोई काम नहीं करती, और जब वो सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं वो अपने माँ बाप के दरवाजे को खटखटाती है। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसका परिवार उसे और पैसे देने से मना कर देता है, और जैसा कि अक्सर होता है आकीको इसका कारण अपनी माँ का अपनी छोटी बहन कायदे की तरफ झुकाव को मानती है। उसके अनुसार उसके अनपढ़ रहने का कारण भी कायदे है, जिसे कॉलेज भेजने के चक्कर में उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई। कायदे भी चुप रहने वालों में से नहीं है। वो उसे बताती है कि उसके कॉलेज न जाने का कारण उसका पढ़ाई में रुचि न रखना था। बेरहम दुनिया को कोसने के बाद आकीको अपने बचे हुए पैसों को दुगना करने पहुंच जाती है। कसिनो में उसकी मुलाकात अपने जैसे समाज के सताए हुए रियो कवाटा से होती है, जिसका दर्द आकीको से सहा नहीं जाता और वो उसे अपने घर ले आती है। अपने गम को भुलाने के लिए वो दोनों शराब पीते हैं, और जब आकीको को पता चलता है कि बेचारे रियो की जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और सर पर छत की जगह खुला आसमान, ममता का सागर आकीको उसे पनाह देने की जिद करती है। अतिथि देवो भव के मंत्र का अनुसरण करते हुए वो नन्हे चूहे को बाजार से गर्म पानी लाने को भेज देती है, घर पर गैस और गीजर ना होने की वजह से। उसके वापस लौटने पर उसके अलावा घर में और कोई भूखा नहीं रहता। अगले दिन आकीको अपने एक प्रशंसक उजीता से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसे किसी काम से शहर के बाहर जाना होगा और वो उसके बच्चे की निगरानी रखे। आकीको की तरह ही जिम्मेदार उजीता 2 थैलियां भरकर इंस्टेंट नूडल्स चूहे को दे जाता है। जिम्मेदार आकीको पास के शहर के एक बार में होस्टेस की नौकरी ढूंढने गई थी। घर में गर्म पानी न होने के कारण नन्हा चूहे नूडल्स को कच्चा ही खाने लग जाता है। 2 दिन बाद आकीको चूहे को फोन पर बताती है कि वो घर वापस नहीं आ रही क्योंकि उसके सारे पैसे खत्म हो गए हैं। ये सुनकर चूहे अपनी मासी से मिले पैसे अपनी माँ को भेज देता है। आकीको के घर लौटने पर उनकी बिजली भी कट चुकी होती है। चूहे को घर पर अकेला देखकर उसे लापरवाह उजीतो पर बहुत गुस्सा आता है। मौके का फायदा उठाते हुए आकीको और रियो उजीतो पर नन्हे चूहे को गलत तरीके से छूने का आरोप लगाते हैं। एक सिखाए हुए तोते की तरह चूहे भी अपनी माँ के इस आरोप को सही ठहराता है। उजीतो के विरोध करने पर रियो स्थिति को अपने हाथों में ले लेता है और आकीको उसके ऑफिस में उसकी शिकायत करने की धमकी देती है। अपनी इज्जत को बचाने के लिए उजीतो उन्हें अपने घर ले जाता है, जहाँ पहुँचने पर भी उसे इस समस्या से निकलने का कोई हल समझ में नहीं आता। उसके बहुत देर तक अपने रूम से ना लौटने पर रियो उसे ऊपर देखने जाता है। रियो के ऊपर जाने की कुछ देर बाद ही हाथापाई की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, जिसे सुनकर आकीको भी उनके पीछे चली जाती है। ऊपर उजिता के पेट में एक चाकू धंसा होता है, जिसे देखकर आकीको बुरी तरह से घबरा जाती है। उजिता को उसके हाल पर छोड़कर वो तीनों रियो के गांव पहुंच जाते हैं, जहां रियो एक रेस्टोरेंट में काम पकड़ लेता है और वहां का बचा हुआ खाना चूहे और आकीको को खिलाता है। 2 हफ्ते बाद ही आकीको को अपनी माँ की याद आ जाती है, जो उसे बताती है कि उजीतो उन्हें ढूंढता हुआ उनके घर आया था। आकीको उन्हीं पैरों पर रियो को ये खुशखबरी सुनाने पहुंच जाती है। रियो रात में पास के ही एक घर में चोरी करके वापस उनके साथ शहर आ जाता है। पैसा हाथ लगते ही रियो की अय्याशियां शुरू हो जाती है और वो माँ और बेटे को अपने साथ एक लग्जरी होटल में ले जाता है, और इन्हीं अय्याशियों में कुछ ही दिनों में उनके पैसे फिर से खत्म हो जाते हैं। वहाँ से ना निकलने के लिए आकीको अब होटल के मालिक के बेटे पर डोरे डालती है। साथ ही आकीको चूहे को अपने पिता से मिलने के लिए भी भेज देती है। अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर उसका पिता उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन नन्हा चूहे अपनी माँ के साथ रहना चाहता है। पिता से पैसे वसूलने के बाद आकीको चूहे को अपनी मासी के पास भेजती है। कायदे उसकी इस चालबाजी को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। वो उसके मुंह पर पैसे मारकर उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देती है। दूसरी तरफ आकीको की प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही रियो पागल हो जाता है और उसे पीटने लगता है। वो उस पर दूसरे मर्दों से संबंध का लांछन भी लगाता है। जब आकीको गर्भपात से इनकार कर देती है तो रियो भी उसे छोड़कर चला जाता है। उनके रूम से रोने की आवाजें सुन आकागावा वहां आ जाता है और उसे अपने जाल में फंसता हुआ देख आकीको चूहे को बियर लेने भेज देती है और उससे संबंध बनाती है। उन्हें बेघर होने से बचाने के लिए आकागावा
होटल की छत पर उनके लिए एक टेंट का इंतजाम कर देता है और शूहे के लिए कुछ किताबें भी खरीदता है। मेहनती आकीको को टेंट जरा भी पसंद नहीं आता और इस बार वो शूहे को अपने नाना नानी पर दोबारा छोड़ देती है। आकीको की प्रेगनेंसी के बारे में सुनते ही वो भी उनसे हाथ धो लेते हैं। 5 साल बीत जाते हैं और अब हम मिलते हैं नन्ही फुयुका से, जो अपनी माँ और भाई के साथ एक ब्रिज के नीचे रहती है। एक दिन एक सोशल वर्कर आया की नजर उन पर पड़ती है और वो उन्हें अपने साथ वेलफेयर सेंटर ले जाती है। वेलफेयर सेंटर वाले जानना चाहते हैं कि आकीको ने इससे पहले उनसे मदद क्यों नहीं मांगी, जिसे सुनते ही आकीको भड़क जाती है। तब वेलफेयर सेंटर वाले उसे बताते हैं कि उसकी स्थिति को देखते हुए उसके बच्चों को उससे छीन लिया जा सकता है। ये सुनते ही आकीको की अक्ल ठिकाने आ जाती है। वेलफेयर होम के साथ साथ अब बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में भी करवा दिया जाता है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं चलती और एक दिन रियो फिर से उनकी जिंदगी में वापस आ जाता है। उसके मुताबिक वो इतने सालों से उन्हें ढूंढ रहा था और अपनी बेटी को देखकर भी वो खुशी जाहिर करता है। आकीको उसे वहाँ से भगाना चाहती है, लेकिन ढीठ रियो जाने से मना कर देता है। अपने बच्चों के खातिर आकीको उसे एक बार फिर से अपना लेती है, लेकिन कुछ ही दिनों में रियो अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। इसकी भनक पड़ते ही सोशल वर्कर बच्चों को अपने साथ ले जाती है और एक रेस्टोरेंट में बिठाकर अपने खुद के जीवन के बारे में बताती है। वो बताती है कि वो एक अनाथ आश्रम में पली थी जिसका माहौल सामान्य से बहुत दूर था। इसके बाद वो बच्चों को बताती है कि अगर वो चाहें तो अपनी माँ से दूर रह सकते हैं। कुछ ही दिनों में आकीको बच्चों का स्कूल जाना भी बंद करवा देती है। सोशल वर्कर आया उनके लिए किताबें लाती है, लेकिन गुस्से में आकीको वो किताबें घर से बाहर फेंक देती है। हारकर आकीको को बच्चों को स्कूल तो भेजना पड़ता है, लेकिन अगले ही दिन बच्चे आकर एक नया नजारा देखते हैं। रियो ने बहुत सा पैसा उधार ले रखा है और अब वो उसे लौटा नहीं सकता, तो अब उन्हें अपना घर खाली करना होगा क्योंकि उधार की वसूली करने वाले वहां पहुंचने वाले हैं। चूहे ये सब देखकर खुश नहीं है। वो स्कूल जाना चाहता है, लेकिन आकीको उसे गद्दार बताकर उसका हौसला तोड़ देती है। वहां से निकलने के बाद रियो आकीको को बताता है कि उसे उनसे दूर होना पड़ेगा क्योंकि उधार की वसूली करने वाले लोग उनके लिए खतरा बन सकते हैं। आकीको समझ जाती है कि रियो एक बार फिर उन्हें मुसीबत में डालकर फिसल कर निकल गया है। 6 महीने गुजर जाते हैं। चूहे अब एक गैराज में काम करता है और आकीको अपनी जुए की लत को छुड़ा नहीं पाती। वो शूहे को चोरी करने के लिए भी उकसाती है। एक दिन शूहे का बॉस मत्सूरा उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और आकीको के पास ले जाता है, लेकिन उनकी स्थिति को देखकर उसे उन पर दया आ जाती है और वो उन्हें अपने घर खाने पर बुलाता है। इतना ही नहीं, विदुर मत्सूरा आकीको को काम भी दे देता है और एक बार फिर जैसे ही गाड़ी पटरी पर आने वाली होती है, रियो का मैसेज आता है। उसे बहुत सारे पैसों की बहुत जल्दी जरूरत है, लेकिन इस बार आकीको उसके मैसेज को नजरअंदाज कर देती है और मत्सूरा के साथ संबंध बनाती है। शाम को जब मत्सूरा घर के लिए निकल जाता है, आकीको उसकी चाबियां चुराकर चूहे से उसके दफ्तर में एक बार फिर से चोरी करवाती है रियो के लिए। लेकिन चोरी किए हुए पैसे रियो की जरूरत से बहुत कम हैं, क्योंकि वो पैसे रियो के लिए पूरे नहीं हैं। आकीको अपने लिए रख लेती है और कुछ ही दिनों में उन्हें खर्च कर देती है। पूरी तरह से हारी हुई आकीको अब बैकी बैकी बातें करने लगती है और अपनी माँ को मारने तक का प्लान बना देती है। चूहे उसके इस प्लान में हामी नहीं भरता, लेकिन आकीको बताती है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसकी बहन भूख से मर जाएगी। ना चाहते हुए भी चूहे अपनी माँ के साए से नहीं निकलना चाहता और अपनी नानी के घर पहुंच जाता है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी नाना नानी अपने नाती का मोह छोड़ नहीं पाते। उन्हें पिघलता देख शूये उन्हें अपनी छोटी बहन फकुया के बारे में भी बताता है। अपने नाती के लिए अपने हाथों से खाना बनाने नानी किचन में चली जाती है और चूहे उसके पीछे पीछे, जहां वो उसका कत्ल कर देता है। आवाज सुनकर नाना भी किचन की तरफ बढ़ता है और चूहे उसे भी नहीं छोड़ता। उन्हें खत्म कर अब वो तीनों उनके घर में रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन कानून के लंबे हाथ बहुत जल्द उन तक पहुंच जाते हैं और इसकी खबर सोशल वर्कर आया रेडियो पर सुनती है। पूछताछ के दौरान पुलिस का मानना है कि चूहे ने जो भी किया अपनी माँ के उकसाने पर किया, जिससे आकीको इनकार कर देती है। दूसरी तरफ चूहे कत्ल की पूरी जिम्मेदारी अपने आप ले लेता है। इस इकबाले जुल्म की बिना पर आकीको को 3 साल की प्रोबेशन मिलती है और चूहे को 12 साल की सजा। एक दिन जेल में आया चूहे को मिलने आती है और बताती है कि उसकी बहन को एक परिवार मिल गया है। आया उससे ये भी जानना चाहती है कि उसने सारा जुर्म अपने आप पर क्यों ले लिया। यहाँ चूहे बताता है कि जेल में रहना उसके लिए उसकी बाहरी जिंदगी से ज्यादा बेहतर है। जेल में उसे भरपेट खाना मिलता है और वो जितनी चाहे किताबें पढ़ सकता
सकता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो अपनी माँ से अब भी प्यार करता है, क्योंकि वो अकेले इस दुनिया का सामना करने में असक्षम है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।